गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। गुड तो आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। तो तुम लोगों ने जो क्वेश्चन भेजा था मैट्रिसेस का असाइनमेंट लेवल 3, राइट? वैसे लेवल 3 के कुछ आई थिंक फर्स्ट 25 क्वेश्चंस में जो डाउट थे वो पिछले वाले सेशन में डिस्कस हुए थे। वो डिस्कशन सेशन आपको शेयर किया जा चुका है तो आपने देखा भी होगा, बट स्टिल आपने जो पूछा है क्वेश्चन, दिशांत ने पूछा है और रीत ने, ठीक है? तो वो क्वेश्चंस मैं शेयर मतलब कर रहा हूँ आपके साथ, वर्कआउट कर रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 11 था असाइनमेंट लेवल 3 का, ठीक है? सामने आपके डिस्प्ले हो रहा है, यू कैन ऑब्जर्व। ये 11th क्वेश्चन है। अगर इसको सॉल्व करना है, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन ये किसका था? रीत का था, राइट? अब इसमें दिया बेटा कि एक एक नोटेशन इन्होंने दिया कि हम लोग 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, ओके? कौन सी असाइनमेंट है आपको पता ही है, असाइनमेंट लेवल 3 है, सेक्शन ए है, सेक्शन 1। और इस क्वेश्चन में बोला गया कि स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स ए कॉमा बी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है दे आर डिनोटिंग दिस एज अ नोटेशन फॉर अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स एंड दैट इज ए बी माइनस बी ए। मतलब ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों ऑब्वियसली सेम ऑर्डर के होंगे तभी उनका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। तो ए बी और बी ए दोनों का सेम ऑर्डर होगा तो ए बी माइनस बी ए करके एक मैट्रिक्स आएगा जो उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसको हम ए कॉमा बी बोल रहे हैं, ठीक है? कीपिंग दैट इन माइंड इन्होंने बोला कि फॉर अ मैट्रिक्स ए बी सी, ये क्या होगा, ये ए कॉमा बी कॉमा सी। तो अगर मैं इस ए कॉमा बी मैट्रिक्स को सपोज करो कि मैं पी मैट्रिक्स बोल दूं या डी मैट्रिक्स बोल दूं, डी, तो बेसिकली ये डी कॉमा सी हो गया। और डी कॉमा सी क्या होता है? तो ये हो गया डी सी माइनस सी डी यूजिंग द अबव डेफिनेशन, एंड सो इट इज एक्चुअली इक्वल टू डी क्या है, तो डी खुद ए बी माइनस बी ए है, तो इट इज ए बी माइनस बी ए टाइम्स सी माइनस सी टाइम्स ए बी माइनस बी ए. So virtually it is, if you multiply, it is A B C minus B A C minus C A B plus C B A, and similarly you go for B C A. क्या हो जाएगा बोलो? अब तो समझ में आई क्या हो? दिस इंटू ए माइनस ए इंटू दिस, तो आ जाएगा तुम्हारा बी सी माइनस सी बी टाइम्स ए माइनस ए टाइम्स बी सी माइनस सी बी. And if you open it out, it is BCA minus CBA minus ABC plus ACB, and lastly it is CAB. It is equal to CA minus AC times B minus B times CA minus AC. And then if you just further simplify it, तो तीसरा वाला तुम्हारा आ गया CAB माइनस ACB माइनस BCA प्लस BAC. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये तुम्हारा फर्स्ट है इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, राइट? तो ये तीनों मैट्रिसेस का सम पूछ रहे हैं, तो होपफुली आपको दिख गया होगा कि क्या होगा, बिकॉज वंस यू स्टार्ट एडिंग दीज थ्री, है ना,
तो एडिंग तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, क्या दिख रहा है? दिख ये रहा है कि अगर मैं ऐड करूंगा तो ए बी सी पॉजिटिव है, देखो यहाँ, और ए बी सी यहाँ नेगेटिव है। बी ए सी यहाँ पॉजिटिव है, राइट? तो बी ए सी कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होगा। तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ बी ए सी पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर सी ए बी नेगेटिव है, माइनस सी ए बी है, तो यहाँ पर माइनस सी ए बी पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह से सी बी ए यहाँ पॉजिटिव है, देखो सी बी ए पॉजिटिव है और यहाँ पर सी बी ए नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। ये तो सारे कैंसिल हो गए। बी सी ए पॉजिटिव है तो बी सी ए नेगेटिव, देखो कैंसिल हो गया। और ए सी बी यहाँ पॉजिटिव, ए सी बी नेगेटिव, देखो सारे के सारे कैंसिल हो गए। तो फाइनली क्या आ गया कि इट इज नल मैट्रिक्स। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11th। होपफुली देर इज नो ट्रबल। 11th के बाद में 12th हो गया था। 12th ठीक है, क्या किया था 12th में? 12th जरा बोलो, कौन बताएगा? हाँ ठीक है, इनवर्स को पहले रीत बेटा अनम्यूट करो और बोलो जरा। तो यस सर। 12th को एक्सप्लेन करो। सर मैंने ए को मल्टीप्लाई कर दिया तो ए इंटू ए इनवर्स प्लस ए इंटू बी इनवर्स। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, जस्ट मिनट, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं आप। बोलो। जैसे था ये, सभी लोग ध्यान से देखना भाई। ये था आपका a इंटू ए प्लस बी का इनवर्स इंटू बी, और इस पूरे का इनवर्स। हाँ क्या किया बताओ? ये ब्रैकेट के अंदर कुछ किया आपने, इसमें क्या किया? सर मैंने जो ए प्लस बी इनवर्स है वो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। ये किसने, ये कैसे किया, कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा? ए प्लस बी का इनवर्स ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स होता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी बताई थी क्या मैंने कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ बताया था क्या? अब ऐसा करेंगे आप लोग कि लेवल 1 2 3 के पूरे सोल्यूशन करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग पूरे सोल्यूशंस करो, क्योंकि जब सोल्यूशंस करेंगे ना तभी हम उसको चेक कर पाएंगे। तो रैंडम चेक करेंगे तभी पता चलेगा आप इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। ये कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, ऐसी कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इनवर्स की होती नहीं है, ऐसे अनाप शनाप काम क्यों करेंगे आप? अब फिर क्या किया, मान लो ऐसा कर लिया, फिर क्या किया? फिर ए से इसको ऐसे किया होगा और इंटू बी, ये क्या होगा? तो ये आ गया होगा तुम्हारा, ए से मल्टीप्लाई कर ए इंटू ए इनवर्स आई आ गया, प्लस ए बी आ गया होगा, ए बी इनवर्स, फिर बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया होगा आपने, यही ना? तो आ गया होगा बी प्लस ए, फिर क्या किया, फिर से इसका इनवर्स कर दिया होगा, फिर वही बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, फिर इसको ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, यही किया बेटा? यस सर। तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ ना कि दो पाप एक साथ करने की वजह से पाप धुल गया। आंसर तो सही आ गया आपका, बट ये एब्सोल्युटली गलत है। इनवर्स कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, नहीं होता है। क्या करना था देखो ध्यान से, इसको लिख दो बी इनवर्स इंटू ए प्लस बी का इनवर्स का होल इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने? बोलो सभी लोग बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? रिवर्सल।
रिवर्सल प्रॉपर्टी लगाई कि P इंटू क्यू इंटू आर का इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स इंटू क्यू इनवर्स इंटू पी इनवर्स, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद में एक प्रॉपर्टी थी कि ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए, एग्रीड और नॉट। Yes, sir. तो यहां से आ गया ये बी इनवर्स, ए प्लस बी का इनवर्स का फिर से इनवर्स किया तो ए प्लस बी हो गया इंटू ए इनवर्स। अभी ठीक है, बोलो। वैसे ये लिखने का जरूरत नहीं, ये ब्रैकेट लगाने जरूरत नहीं। हाँ अभी ठीक है कि नहीं, यहां तक सही है, बोलो। अब इसको क्या करना है, देखो अब तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आएगा बी इनवर्स अंदर गया तो बी इनवर्स इंटू ए प्लस बी इनवर्स इंटू बी इज आई पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, एंड ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स। So it is equal to A into A inverse is I, B inverse is I is B, B inverse plus A inverse. That is A inverse plus B inverse. ये आंसर है। तो आंसर आना अलग बात है, लेकिन आंसर लाने के लिए अगर आपने कहीं पॉलिटिक्स कर दी ना प्रॉपर्टीज के साथ में, तो प्रॉपर्टीज के साथ में आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। तो इसका ध्यान रखना, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हमने क्लास में नहीं बताया है या प्रूव नहीं किया है या आपने खुद नहीं प्रूव किया है, ठीक है, उसको नहीं यूज करें। हाँ अगर आप कोई चीज को प्रूव कर चुके हैं खुद और उसको बोलेंगे सर मेरे को इसका प्रूफ पता है, ऐसे प्रूव होगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बिना प्रूफ के कुछ भी अनऑप्शनल प्रॉपर्टीज आप नहीं यूज करेंगे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या था बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन था 15 एंड 16। लुक एट इट, 15th क्वेश्चन और 16th क्वेश्चन देखो। ये 14th हो गया था, फोर्टींथ क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ जरा बताओ मुझे एक बार सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में अपनी ओपिनियन दीजिए कि हैव यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 और नॉट। जो लोग सॉल्व कर चुके हैं जरा चैट बॉक्स में मेंशन कर दें। ठीक है, मेजॉरिटी लोग सॉल्व कर चुके हैं, एक बच्चा बोल रहा है कि मैंने नहीं सॉल्व किया। चलिए चैट में मेंशन करिए बेटा जिसका इसका सॉल्व हो गया है। रीत हो गया तुम्हारा? आरव हो गया? अक्षित, हर्षिता, श्रेया का भी हो गया। चलो कौन बताएगा? आरव बोलो, आरव तुम समझाओ बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को। सर मैंने ए और ए ट्रांसपोज का सर प्रोडक्ट कर लिया। उसके राइट, बाद सर मेरे पास सर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया सर। गुड। सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया और सर उसके अंदर सर डायगोनल एलिमेंट आगे अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और गामा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सर वेरी वो करेक्ट। तो सर उसका सर मतलब ये स्क्वायर है तो सर इस वजह से इनका जो वो आएगा सर डिटरमिनेंट सर वो जीरो नहीं आएगा, तो सिंगुलर मैट्रिक्स
जीरो आ सकता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स कर दिया। ये क्या मतलब है भाई? ये क्या मतलब? तुम लोग यार मतलब कि कुछ जादू करने लग पड़े हो, जादूगर बन गए हो यार। अपने आप से अपनी नई नई मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगे हो, उसके हिसाब से तुम आंसर भी निकालने लगे हो। या ऐसी कोई बात जो मैजिक आपने अभी बताया, ये कभी मैंने क्लास में बताया था क्या? डिड आई से दिस एवर इन द क्लास? इनको मल्टीप्लाई किया अगर आपने, ए इंटू ए ट्रांसपोज किया, तो ए तो आप देख ही रहे हो, ए ट्रांसपोज यहाँ लिख देता हूं मैं, अल्फा बीटा गामा ए बी सी, यही था। मल्टीप्लाई किया तो आया अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ठीक है। अल्फा ए बीटा बी, अल्फा बीटा प्लस ए बी, ऐसे ही आ रहा है ना। यहाँ पर आया अल्फा बीटा प्लस ए बी, यहाँ पर आया अल्फा गामा प्लस ए सी, फिर यहाँ पर आया बीटा अल्फा प्लस ए बी, वही सेम। और यहाँ पर आया गामा अल्फा प्लस सी ए, यहाँ पर आ गया क्या, गामा बीटा प्लस सी बी, यहाँ बीटा गामा प्लस बी सी। तो ऐसा कुछ आया आपका, यही आया था कि बताओ मिस्टर आरफ? यस सर। हाँ, अब इसके बाद में तुमने बोला कि उसके बाद तो आपने जो भी बोला सब बेसलेस था बेटा। इस स्टेप के बाद जो भी बोला सब बेसलेस था, वो सब नहीं, सिमेट्रिक है, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा है तो इसलिए जीरो हो जाएगा, ये सब बातें बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी मत बोलना। अब जैसे अभी आस्था ने बोला, श्रेया ने बोला ब्रेक इनटू टू, यस दैट इज वर्केबल। व्हाई दैट इज वर्केबल, लेट मी टेल यू। इसको दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट के फॉर्म में देखा जा सकता है, देख ही रहे, इनफैक्ट दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके ही आएगा, लेकिन ये दोनों नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ठीक है। इसको दो डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट आया, अगर हमें चाहिए ए इंटू ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, वगैरह वगैरह, तो हमें डिटर्मिनेंट पे जाना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट इसका तो होगा नहीं, इसका भी नहीं होगा, बट हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप लिखो ना तो प्रोडक्ट ऑफ दो मैट्रिक्स बन जाएगा। ये कैसे, अल्फा, यही वाला देखो, यही सेम मैट्रिक्स रखो, अल्फा ए और यहां जीरो डाल दो, तीसरा कॉलम, बीटा बी जीरो कर दो, गामा सी जीरो कर दो। तो हमने एक्चुअली क्या किया कि इस मैट्रिक्स में एक तीसरा कॉलम डाल दिया जीरो, इसको स्क्वायर बनाने के लिए। इसी तरह से यहां पर दो रो थी, अल्फा बीटा गामा और ए बी सी, और तीसरी रो हमने जीरो 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 डाल दी। अगर मान लो, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी तो यही आएगा। क्यों? क्योंकि दिस इंटू दिस करोगे तो जीरो इंटू जीरो, हर एक में जीरो ऐड करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनमें से हर एलिमेंट में जीरो ऐड कर दो, एलिमेंट में कोई चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, मतलब यही मैट्रिक्स फिर से बन जाएगा। बट अब क्या हुआ, अब ये हो गया कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसका डिटर्मिनेंट की बात हम कर सकते हैं, और ये दोनों भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनके डिटर्मिनेंट की बात हम कर सकते हैं। तो हमने बोला कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू दिस, and this can also be written as a1 into a1 transpose। a क्या था, 2/3 था, a1 क्या है, 3/3 है, तो मैंने एक कॉलम ऐड करके इसको स्क्वायर बना दिया, और वो कॉलम हमने जीरो ऐड किया सो दैट उस कॉलम के ऐड करने की वजह से प्रोडक्ट मैट्रिक्स ना चेंज हो। आई होप यू एग्री। Do you agree that A1 into A1 transpose is nothing but A into A transpose, and it is equal to that matrix? ये मैट्रिक्स को मान लो कि ये C है। अगर दो मैट्रिसेस सेम है तो उनके डिटर्मिनेंट भी सेम होंगे, तो हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A1 ट्रांसपोज is equal to determinant of A into A transpose is it determinant of C।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी ही तो निकालना है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा A1 into A1 ट्रांसपोज, एंड दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A1 into A1 ट्रांसपोज, एंड देयरफॉर इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A1 into डिटर्मिनेंट ऑफ A1 ट्रांसपोज। क्यों? क्योंकि दो स्क्वायर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है वो उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट और डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट एक ही रूल से होता है। अब यहां पर आ गया क्या, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A1? A1 इसका डिटर्मिनेंट क्या है बताओ जी? एक कॉलम 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 है, और इसका भी 0, आंसर आ गया 0। अभी क्लियर हुआ सबको? अब देखो ये मैंने जानबूझ के मैंने पूछ लिया, नहीं तो इसका आप गोला लगा चुके थे, और आप में से जितने लोगों ने उसको गलत तरीके से किया था उनके दिमाग में हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम, वो कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्चुअल एरर हमेशा हमेशा के लिए रह जाती, जो प्रॉबेबली अगर आपको समझ में आ गया तो हमेशा हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। रीत, तुमने कैसे किया था? इस क्वेश्चन को कर लिया था कि तुम्हारा डाउट था? कर लिया था। कैसे किया था बेटा? जैसे मैंने अभी किया इस तरह से, या कुछ और किया था? अनम्यूट करो, बात करो। सर ऐसे ही किया था। और दिशांत? मेरा हुआ नहीं था सर ये। हुआ नहीं था? सर ये जो आरंभिक जहाँ तक करा था सर उसका कैसा तो डाउट में पूछा क्यों नहीं? सर वो अभी सर मैं बाहर था उस टाइम, तो सर वो मेरे पास सारे उसके डाउट्स के थे नहीं सर। मैंने सर 23 से ही भेजे हैं, उसके पहले ही भेजे नहीं। चलो, और बाकी लोग बताओ भाई। अर्शिता, अनम्यूट करो। अक्षत? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 15th पूछा था। 15th इज अ गुड क्वेश्चन। किसका डाउट था ये 15th? दिशांत या रीत? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो सभी लोग। 15th किसका इसका हो गया था? एक बार जस्ट लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 15 किसी बच्चे का हुआ है बेटा? How many of you have done with question number 15, level 3? चलो, किसी का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखो 15th क्वेश्चन बोला A and B are two square matrices such that AB is null. AB is null. Then which of the following is possible? A और B का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है। अब देखो एक बात तो क्लियर है कि डिटर्मिनांट ए बी will be determinant A into determinant B, that is equal to determinant null, that is equal to 0. Because A और B स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो डिटर्मिनेंट ए बी इज डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी एंड इट इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, मतलब आइदर डिटर्मिनेंट ए इज 0 और डिटर्मिनेंट बी इज 0। तो यहाँ से एक बात तो आ गया कि एटलीस्ट ए, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी मस्ट बी सिंगुलर। ए और बी में कम से कम एक सिंगुलर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जब हम बोलते हैं कि कम से कम एक सिंगुलर होगा तो उसमें दो बातें होती हैं। दो बातें होती हैं क्या?
कि one is singular, other is not singular. और दूसरी बात होती है both नॉन सिंगुलर, both सिंगुलर। तो इन्होंने जो पूछा आपसे, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो ये नहीं पूछा गया है कि एटलीस्ट वन मस्ट बी सिंगुलर। वो बोल रहे हैं कि थोड़ा और आगे एनालाइज करो कि ये दो सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन है, कि एक सिंगुलर होगा और एक नॉन सिंगुलर होगा, या दोनों ही सिंगुलर होंगे, या दोनों नॉन सिंगुलर होंगे। ऑप्शन देखो तो आपको इस बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि वो क्या पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? ए एंड बी बोथ कैन बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नाइदर ए नॉर बी कैन बी नल मैट्रिक्स। जब बोले ना तो ए नल मैट्रिक्स हो सकता है ना तो बी नल मैट्रिक्स होता है, ये बात तो वैसे ही गलत है, क्योंकि अगर ए नल मैट्रिक्स है और बी कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। ए और बी दोनों नल हैं तो जीरो हो सकता है, तो नहीं हो सकता ये बोलना तो गलत है। नाइदर ए नॉर बी कैन बी बोल रहे थे, ये तो गलत हो गया। तो कुछ कुछ ऑप्शन तो स्ट्रेट वे गलत हो रहे हैं, इनको तो हम डिनाई कर सकते हैं। बोल रहे हैं ए और बी में से कोई नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ये तो गलत है। नल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? दो नल ले लो, उनको मल्टीप्लाई करो, नल आएगा। फिर आगे एक ऑप्शन में बोल रहे हैं कि इफ ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन बी कैन नॉट बी अ नल मैट्रिक्स। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो बी नल नहीं हो सकता। क्या बोला इन्होंने? अगर ए नॉन सिंगुलर है, मान लेते हैं भाई। बी ऑप्शन को थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं कि इसकी ट्रूथ क्या है, बी ऑप्शन की ट्रूथ को वेरीफाई करते हैं। तो पहले तो मेरे को क्लियर दिख रहा है कि बी इज फॉल्स बिकॉज ए एंड बी कैन बी नल मैट्रिसेस। ठीक है। हाँ, अगर बोलते कि ए एंड बी आर ऑलवेज नल मैट्रिसेस तब वो गलत हो जाता। नाइदर ए नॉर बी कैन बी नल मैट्रिक्स इन्होंने बोला। अगर ये बोलते कि ए एंड बी बोथ आर नल मैट्रिसेस या एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी नल मैट्रिसेस तब वो फॉल्स हो जाता। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि ना तो ए नल हो सकता है ना तो बी नल हो सकता है, तो ये गलत है। अब आ जाओ सी की बात करो। सी ना, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, तो मैंने बोला ए नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है। इफ, इसका मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि अगर आप बोल रहे हैं कि ए बी इज नल, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और दिया हुआ है कि ए बी नल मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स ए बी क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू नल, एनीथिंग इंटू नल इज नल। ए इनवर्स ए इज आई इंटू बी, यहां से आ गया कि बी इज नल। इन्होंने बोला कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो बी जो है वो नल नहीं हो सकता। मैंने प्रूफ कर दिया बी नल होना ही पड़ेगा। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो बी को नल होना पड़ेगा। इन्होंने बोला बी नल नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। अब जरा मुझे एक बार कंफर्म करो कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट है? बी और सी तो गलत प्रूफ हो गए कि नहीं? ओके। अब ऑप्शन ए में बोला कि ए एंड बी बोथ कैन बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। आप खुद ही देखो, क्या दोनों नॉन सिंगुलर हो सकते हैं? अगर ए नॉन सिंगुलर है तो बी नल हो जाएगा, अगर बी नॉन सिंगुलर तो ए नल हो जाएगा, बट दोनों नॉन सिंगुलर नहीं हो सकते। रीजन बीइंग हम पहले ही बोल चुके हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू बी सिंगुलर। यहां देखो,
एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी मस्ट बी सिंगुलर, तो ये बोलना कि ए और बी बोथ कैन बी नॉन सिंगुलर, ये तो डिनाई हो चुका है पहले ही। तो ऑप्शन तुम्हारा क्या आया? 3 ऑप्शन क्लियरली डिनाई हो गए, तो ऑप्शन क्या आया? डी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब डी को देख भी लो। डिटर्मिनेंट बी इज 0। वैसे यहां एक गड़बड़ है, इसमें फोर्थ ऑप्शन में भी ये लिखा होना चाहिए कि इफ ए बी नॉन सिंगुलर, ना ना, यहां पर लिखना चाहिए एटलीस्ट वन ऑफ डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी 0। यहां पर भी पूरी बात ठीक से नहीं लिखी हुई है। चलो वैसे सही हो जाएगा। डिटर्मिनेंट बी 0 इज पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, तो दिस इज पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल है। दैट्स इट। अब आ जाओ 15 के बाद आ जाओ 16। 15 क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि नहीं? 16 क्वेश्चन पे जाइए सब। 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 देखो। ये तो मैंने उस क्लास में डिस्कस किया हुआ है बेटा। 16 क्वेश्चन मैंने उस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ। शुड आई डिस्कस इट या वहां से देख लेंगे आप? हाँ, वहां से देख लेना। वैसे करना कुछ नहीं है। जब आप ये सारे मैट्रिसेस को ऐड करोगे ना, समझ रहे हो, जब आप ये सारे मैट्रिसेस को ऐड करोगे A1 A2 A3 AN, तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। समेशन मैट्रिक्स कुछ ऐसा होगा। जो उसका डायगोनल एलिमेंट होगा ना, डायगोनल एलिमेंट, वो C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू Cn-1 स्क्वायर। के की वैल्यू n देंगे तो, और यहाँ आ जाएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर। यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, ये आएगा। एंड दिस इज एक्चुअली K1 0 0 K2। अब जरा देखो ध्यान से, तो ये जो आ रहा है ये और ये एक ही बात है, इजंट इट? अरे बताओ भाई। C1 स्क्वायर से Cn-1 स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है। Cn स्क्वायर जो है NCn का होल स्क्वायर इज NC0 को, जिसका पहला टर्म उसका लास्ट टर्म सेम है, तो ये दोनों सेम सीरीज है, सेम वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू क्या आएगी, ये 11th में मैंने कराया हुआ है आपको। अब आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर इट और नॉट। या यस 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 यस, तो ये वैल्यू आएगी सिग्मा C R होल स्क्वायर, R वेरीज 0 to n, 0 to n, it is equal to सिग्मा NCR इंटू NCR को NCn माइनस R लिख दो, R वेरीज 0 to n, और ये हो जाएगा n थिंग्स ऑफ वन टाइप एंड n थिंग ऑफ अदर टाइप में से R प्लस n माइनस R, n सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब 0, मतलब n बॉयज एंड n गर्ल्स ले लो। 0 बॉय n गर्ल, 1 बॉय n माइनस 1 गर्ल, 2 बॉय n माइनस 2 गर्ल, मीन्स टोटल 2n में से n सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 2n Cn। बट हमारा जो ये है, इसमें ये सीरीज से एक टर्म मिसिंग है, कौन सा? चाहे NC0 मिस करा दो, चाहे NCn मिस करा दो इसमें से, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो एक्चुअली रिक्वायर्ड समेशन आ गया 2NCn-1, तो ये हो गया तुम्हारा 2NCn-1। फिर A और C दोनों ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए।
हाँ, और ये भी आ जाएगा 2nCn माइनस 1। तो K1 इक्वल टू K2 आ गया एक, तो ये, और दूसरा आ जाएगा कि K1 और K2 को सम करोगे, K1 है 2nCn माइनस 1 और K2 है 2nCn प्लस 1, ये भी ठीक है। बी को छोड़ के सारा सही है। K1 इक्वल टू K2 है बेटा, और साथ के साथ में ये भी सही है कि 2nCn माइनस 1, और 2nCn माइनस 1 और 2nCn प्लस 1 एक ही बात होती है, क्योंकि NCR इज NCn माइनस आर, तो 2n में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। तो ये भी सही है। तो A, C एंड D सही है, ACD। समझ में आ गई बात? ऑप्शन ACD तीनों सही है। अब बताओ इसके बाद कौन सा पूछ रहे थे आप? 16 के बाद में आपने जो पूछा है वो 32nd पूछा है। 32nd क्वेश्चन क्या है देखो। नहीं, एक 23rd भी था, सॉरी। 23rd किसका डाउट था? रीत तुम्हारा था? 23rd कितने लोग कर चुके हैं? क्वेश्चन को पढ़िए। Number of triplet of ABC for which the system of this equation has infinite many solution and x equal to 1, y equal to 3 is one of that solution. तो मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है, अपने आप करना। सबसे पहली बात है कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 एक सोल्यूशन है, तो x को 1, y को 3 पुट करो, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो आएगा, x को 1, y को 3 पुट किया तो a माइनस 3b, a माइनस 3b इज 2a माइनस b। तो यहाँ से आ गया कि a इज इक्वल टू 2b, नहीं, a इज इक्वल टू माइनस 2b। दिस इज वन आउटकम। और क्या दिया हुआ? और दिया हुआ है कि इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हो, तो x को a 1 पुट करो, y को 3, तो c प्लस 1 प्लस 3c, c प्लस 1 प्लस ट्रिपल ऑफ c, इट इज इक्वल टू 10 माइनस a प्लस 3b। तो यहाँ से आ जाएगा 4c इज इक्वल टू 9। a के जगह माइनस 2b डाल दो, तो माइनस से मतलब प्लस 2b प्लस 3b, तो आ जाएगा 4c इज इक्वल टू 9 प्लस 5b, वट एवर। दीज आर द टू कंडीशंस यू नो। अब बोला गया क्या कि these two have infinite many solution. Now just try to understand, ये दो लाइंस हैं, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, और वो 1,3 से पास कर रही हैं। ऐसे हो गया, 1,3 से पास कर रही हैं, तो 1,3 से पास कर रही थी, हमने उनको इंटरसेक्टिंग मान लिया। बट इंटरसेक्टिंग होगी तो एक ही सोल्यूशन होगा। अब उसको ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे कोइंसाइड करा दो। जब कोइंसाइड कर जाएंगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। मतलब अब इनका स्लोप भी सेम होना चाहिए। इंटरसेक्ट कर रही, ये कंडीशन आ गया, इंटरसेक्शन से आ गया। दिस कंडीशन इज फॉर इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, ये और ये। अब इनका स्लोप सेम कर दो। स्लोप सेम करने के लिए पहली लाइन का स्लोप क्या है बेटा? a बाई बी, a बाई बी। और दूसरी लाइन का स्लोप क्या है?
माइनस कोइफिशिएंट x बाई कोइफिशिएंट y, तो c प्लस 1 बाई c का नेगेटिव। अब इसके बाद में a क्या है, -2b है, तो ये इंफॉर्मेशन इसमें डाल दो, ये तीसरा कंडीशन है। अब यही तीनों को सॉल्व करना है। फर्स्ट से a की जगह -2b डाल दो, तो -2b बाई b इज इक्वल टू c है 9 + 5b बाई 4, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया -1 बाई सी, और 1 बाई सी की जगह क्या लिखेंगे बेटा, तो c अगर 9 + 5b बाई 4 है तो 1 बाई सी हो गया 4 बाई 9 + 5b। तो यहां से देखो ये b और b कैंसिल हो गया, -2 + 1, या इसको उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 4 डिवाइडेड बाई 9 + 5b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 9 + 5b इज इक्वल टू 4, यहाँ से आ जाएगा 5b इज इक्वल टू -5, तो b इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1 हो गया। तो a क्या हो गया, तो a की वैल्यू हो गई 2, और a और b आ गया, तो c क्या हो गया, तो b को -1 डाल दो, तो 9 - 5 4, c इज इक्वल टू 1। तो बोल यहाँ से एक बात मिली कि ए बी सी का एक वैल्यू तो ये आ गया, ठीक है, स्लोप इक्वल करके और पॉइंट कॉमन करके। अब वैसे देखो तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जैसे आप देखो कि ये दो लाइंस है, दो लाइंस में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कब होता है, लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, जब डेल्टा 0 हो, वो नेसेसरी कंडीशन होती है। तो नेसेसरी कंडीशन ऑफ हैविंग इनफाइनाइट सोल्यूशन इज डेल्टा 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 ऑल्सो 0। डेल्टा 0 पहले अगर हम करें तो क्या आएगा, a - b एंड c + 1 c, तो ये आ जाएगा तुम्हारा AC प्लस BC प्लस B 0, और C की जगह आप जो है अगर ये डाल दो, A की जगह तो -2B डाल दो, तो ये B - BC 0 हो गया, B - BC 0, है ना। और फिर C को भी B के फॉर्म में डाल दो, यहाँ से अगर लिखना चाहो ना तो B कॉमन ले लो और 1 - C 0। तो अगर B 0 है, एक पॉसिबिलिटी आ रही है ना कि B = 0 या C = 1, ये पॉसिबिलिटीज भी आ रही हैं। B = 0 पर क्या होगा, जरा इक्वेशन को देखो, अगर B 0 है तो क्या होगा, तो B 0 और C1 वाला केस को, C1 वाला केस तो देखो यहाँ है, बट यहाँ पर B -1 है, तो B 0 का एक एडिशनल केस आ रहा है। अगर B 0 आ गया तो A क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो एक बार इसको वेरीफाई करना जरूरी है कि B 0 है तो A भी 0 है, और C क्या आ रहा है, C की वैल्यू 9/4 आ रहा है। एंड इफ यू लुक एट दीज थ्री फाइंडिंग्स, B की वैल्यू 0, A की वैल्यू 0, C = 9/4, तो हमारे इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो B0 A0, B0 A0, तो यार 0 × x प्लस 0 × y इज इक्वल टू 0, है ना, ये वाला। और यहाँ पर तुम्हारा C 9/4 है, तो ये जरा देख लें, तो x की वैल्यू, सॉरी C + 1 क्या हो गया, 13/4,
13/4 into x plus 9/4 into y is equal to 10. इसमें 1,3 सेटिस्फाई कर रहा है? x को 1, y को 3 पुट करो तो क्या आ रहा है? 13/4 प्लस 27/4 आ रहा है। तो इस कंडीशन में भी 1,3 यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1,3 यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट डज देयर एग्जिस्ट इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? Yes, because any pair of x comma y which satisfies this equation will automatically satisfy this equation. क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन तो आइडेंटिटी हो गई है ना। तो b इक्वल टू 0 होने पर आउट ऑफ द 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिटी। अब एक इक्वेशन आइडेंटिकली 0 वो बता है ही नहीं, उसको तो भूल जाओ, हर एक्स वाई उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो लेट्स डिसरिगार्ड दिस वन। अब सिर्फ ये इक्वेशन को देखो ना, एक ही इक्वेशन रहा अंडर दिस कंडीशन। तो B0 A0 C9/4 की सिचुएशन में सिर्फ एक इक्वेशन में रिड्यूस हो गया, और ये इक्वेशन 1,3 को सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब ये सिंगल इक्वेशन में एक्स वाई की कितनी वैल्यू हो सकती है? तो एक स्ट्रेट लाइन में एक्स वाई की इनफिनिट वैल्यू हो सकती है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो 2 सेट ऑफ वैल्यू आएगी यहां पर, तो एग्जैक्टली 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है जी, क्लियर है? तो एक एनालिसिस है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं और ऐसे कोइंसाइड करेंगे तो सॉल्यूशन है। एक पॉसिबिलिटी यही है कि अगर दो लाइन हो ही नहीं, एक ही लाइन हो और दूसरी लाइन क्या हो जाए? आइडेंटिकली वैलिड हो जाए, हमेशा ट्रू हो जाए। तो एक लाइन पर तो इन्फिनाइट पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, तो वो केस भी होगा इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन का। तो एक लाइन 1,3 से पास करती हुई कोई लाइन हो जाए, दूसरी लाइन 0x + 0y = 0 हो जाए, तो वो भी केस होगा। तो वो केस तब पकड़ में आएगा जब आप ये डेल्टा 0 करके अप्रोच करेंगे। तो और कौन सा क्वेश्चन है? 23rd के बाद तुम्हारा क्वेश्चन था 35, 36, 37। देखो भाई, 35 ये था, 34 ये था, 35 ये था। $34 किस कैस का हो गया? 34 किस कैस का हो गया बेटा? एक बार कंफर्म कर दो मुझको। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। तीन बच्चों का हुआ है, जिसका इसका हुआ चैट बॉक्स में मेंशन करो जरा, तो कोई एक बताया मुझको। दिशांत तुम्हारा 34 हो गया? हम्म 32 32 तुम्हारा नहीं हुआ? सर आप कह रहे थे 34 हुआ कि नहीं? पहले 34 बताओ।
तो 34 क्यों नहीं पूछा? रीत तुम्हारा हुआ 34? तो यार तुम लोग तो मतलब बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहे हो। मतलब गलत सही कुछ भी कर जाओ, कोई क्वेश्चन रैंडमली पूछ लो, बाकी का बारे में कुछ बताओ नहीं, पूछने पर पता लगा क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहे हो 34 किया नहीं है। ये क्या तरीका है भाई? दिस इज नॉट फेयर। ऐसे तो तुम लोग मतलब कि कॉन्फिडेंस ही लूज होता जा रहा है तुम लोगों में। हम तो समझते हैं कि आप लोग बहुत सिंसियर बच्चे हो, काम कर रहे हो, और हालत ये है कि आप झूठ बोल रहे हो। अब जैसे यहाँ पर है, क्या दिया हुआ है इन्होंने? ए दिया, बी दिया, सी दिया। ए की कैपिटल ये है, कैपिटल बी ये है। तो ये प्रोडक्ट वाला केस नहीं है। एक मैट्रिक्स है, मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसा। फिर यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेसिकली ये है कि अगर दो मैट्रिसेस को ए बी सी ए सी ए बी, इसको अगर इसी से मल्टीप्लाई करते हो, ए बी सी ए सी ए बी, क्योंकि ये मैट्रिसेस ये ये साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी रिजल्ट भी साइक्लिक है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने देखो यहाँ दे दिया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC किसका था? तो इसका था ना, इसी मैट्रिक्स का वैल्यू था डिटर्मिनेंट का। तो इसी को मल्टीप्लाई कर दिया तो यही आएगा। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैपिटल ए आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी बी आएगा, ए बी बी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बी आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ए आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम बी आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बी आएगा, बी आएगा, ए आएगा। ये आ गया बी बी ए बी एंड ए बी बी। कौन सा आंसर है? इसको ए बी बी किसको रोल करोगे? इसको रोल कर दो, फर्स्ट वाले को। बी बी ए एंड ए बी बी। 35 देखो, 35 में ए बी सी ट्राइंगल के एंगल हैं, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, मतलब पाई होगा, पाई। एंड देयरफॉर साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तीनों 0 हो जाएंगे। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, tan पाई 0, sin पाई 0 एंड cos पाई बाई 2 0। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो डेल्टा इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट? प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो इसकी वैल्यू आएगी sin a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 into sin c by 2, and it is always less than equal to 1/8। ये वैल्यू हमेशा 1/8 से लेस होगी। कैसे? How can you say that this is always less than equal to 1/8?
तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम हो गई। फर्दर इस बात को अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसे सोचना पड़ेगा। ये कॉस का ग्राफ है 0 से π/2, ठीक है। तो अगर 3 एंगल है यहाँ पर, ऐसे मान लो एंगल ए है, ए कॉस ए, बी कॉस बी एंड सी कॉस सी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है कर्वेचर इसकी डाउनवर्ड है। तो चलो मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को और अच्छे से बनाता हूँ सो दैट यू कैन जस्ट इंटरप्रेट द ग्राफ प्रॉपरली। कि कोसाइन का जो ग्राफ होता है वो कनकेव डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ कन्वेक्स होता है, नीचे की तरफ कनकेव। तो मान लो ये ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया सपोज करो, और इसमें हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया ए, ऑब्वियसली कॉस है, ये एंगल ए ले लिया ऐसे, ऐसे एक एंगल बी ले लिया पर एक एंगल मान लो यहाँ पर सी ले लिया। तो ये तीनों एंगल का ज्वाइन करो, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करो ऐसे, तो एक ट्रायंगल बन रहे हैं। और ये ट्रायंगल का सेंट्रॉयड हमेशा ट्रायंगल कर्व के अंदर नीचे लाई करेगा। मान लो ये सेंट्रॉयड है जी, तो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर ये बी कोसाइन बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये ए कोसाइन ए है और ये सी कोसाइन सी है, ये ग्राफ किसका है? ग्राफ है वाई इक्वल टू कॉस एक्स का। तो हम बोल सकते हैं इस सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट होगा, बोलो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 कॉमा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी बाई 3। तो अब आप बताओ कि ये सेंट्रॉयड का वाई कोऑर्डिनेट तो ये हो गया और कर्व का वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया। कौन बड़ा है? मान लो ये पी पॉइंट है, ये जी है और ये एम है, कौन बड़ा है, पीएम की जीएम? तो पीएम इज ग्रेटर देन जीएम। कर्व का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y coordinate of p is greater than y coordinate of g. Therefore y coordinate of p है cosine of a plus b plus c by 3 and y coordinate of g क्या है? cos a plus cos b plus cos c by 3। यहां से एक रिजल्ट देखो आ रहा है, ये a plus b plus c ट्राइंगल के एंगल का सब क्या होता है? इफ abc are angles of triangle, तो a plus b plus c क्या होता है? पाई, cos पाई by 3 होता है हाफ, is greater than cos a plus cos b plus cos c। तो 3 से मल्टीप्लाई, इतना इक्वालिटी भी होल्ड कर सकती है जब ए बी सी कोइंसाइड कर जाएंगे। अगर ए बी सी इक्वल हो जाएंगे तो जैसे ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। अब हमने बोला कि इसमें अब सी डी फॉर्मूला लगा दो, तो ऐसा आएगा 2 cos a प्लस cos c, cos a प्लस cos c। तो 2 बोलो, 2 cos a प्लस c बाई 2 cos a माइनस सी बाई 2 प्लस cos b, cos b को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b बाई 2, इट इज लेस देन इक्वल टू 3 बाई 2। अब यहाँ a प्लस सी बाई 2 को क्या लिखोगे? a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस b बाई 2, और cos लेंगे तो cos a प्लस b बाई 2 साइन b बाई 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 साइन b बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर b बाई 2। 1 को उधर ले जाओ, लेस देन इक्वल टू हाफ, 1 उधर गया। अब यहाँ से 2 साइन b बाई 2 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा cos a माइनस सी बाई 2
and minus sin b by 2. Sin b by 2 is cos a plus c by 2 लेस देन इक्वल टू हाफ. इसको अगर आप देखोगे तो आ जाएगा 2 sin a by 2 sin b by 2. 2 sin a by 2 sin b by 2 है. देख रहे हो कि नहीं? ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी को अगर ओपन करो कंपाउंड एंगल से तो आ गया इधर ये 2 टाइम्स साइन b बाई 2 इंटू ये क्या आएगा 2 साइन a बाई 2 साइन c बाई 2. तो यहाँ से आ जाएगा 4 टाइम्स साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2. 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ 1/8 आ जाएगा. यहाँ से 4 हटा दो. तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है. मतलब ये इनइक्वालिटी मैंने प्रूफ किया, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या प्रूफ किया कि इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल देन साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8. तो किसी भी ट्राइंगल के एंगल के लिए साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 का प्रोडक्ट हमेशा 1/8 या उससे लेस होता है. और जब ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है तब जाके इक्वालिटी होल्ड करती है. तो यहाँ भी लिख दो इक्वालिटी होल्ड्स if and only if triangle ABC is equilateral. ठीक है, तो चलो एक तो ये हो गया. और क्या था? ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा? इसको नोट कर लिया, हटाओ इसको. इसमें कुछ पूछना है? ये थोड़ा हेवी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एक प्रॉब्लम ही इन्वॉल्व था ट्रिग्नोमेट्री का. तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 35. आंसर क्या है? सी पार्ट. इसके बाद चलते हैं 35 के बाद में कौन सा क्वेश्चन तूने बोला? 36, 37, 38. वो पूरा सीरीज ही लगा दिया तुम लोगों ने तो. ये है तुम्हारा क्वेश्चन भाई. 32 भी पूछा था क्या किसी ने? 32 में बेटा देखो एक ही चीज कर सकते हो. जैसे देखो 1/1 के लिए फेल कर रहा है. 32 में क्या किया? चलो रीत बताओ तुमने क्या किया? रीत? सर मैंने एज्यूम कर लिया कोई भी ए मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का, फिर और ऐसे बी मैट्रिक्स भी कोई 2 into 2 ऑर्डर का. तो हम्म ए भी फाइंड किया, फिर बी ए फाइंड किया, फिर उनको जब सब्ट्रैक्ट किया तो उनके डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ट्रेस डायगोनल एलिमेंट्स का सम 0 ही आ रहा है. पर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस 0 तो कैसे हो सकता है? तो 0 नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो ये कंडीशन सेटिस्फाई. अच्छा, तुमने ये प्रूफ किया कि ए बी ट्रेस ऑफ ए AB बी minus माइनस बी ए इज 0. 0, which is not possible.
if AB minus BA is I, and therefore AB minus BA cannot be equal to I for any case. यही बोला ना? Yes, sir. ठीक है, ठीक है. या मैं तो बोलता हूँ कि when you say that A is a n by n matrix and B is also n by n matrix, then n can be anything. If n can be anything, तो there is no problem if you take n equal to 1. So you'll get A matrix as a simple A and B matrix as simple B, and then AB and BA will become equal, and therefore AB minus BA will be null in that case. और अगर ये नल हो गया तो आइडेंटिटी तो नल नहीं हो सकता, तो वहां से भी रूल आउट हो जाता है. क्योंकि अगर ये चीज ट्रू होनी है तो जो भी फार्मूला आएगा वो हर n के लिए ट्रू होगा. ऐसा थोड़ी है कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा, 2 के लिए होगा, 3 के लिए नहीं होगा. तो एक के लिए भी फेल कर गया तो फेल कर गया, तो इसका मतलब 0 ही आएगा. इसका मतलब है कि n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ मैट्रिसेस 0 ही आएंगे. एनीवे 30 सेकेंड ये हो गया, चलो अच्छी बात है. 30 सेकेंड के बाद में क्या था? 30 सेकेंड के बाद में क्वेश्चन नंबर 35 की बात हो रही, 35 36 की बात हो रही थी. 36 क्वेश्चन देखो. जब आप 36 क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, तो यहां से पढ़ना शुरू करो. क्या दिया हुआ है 36 में? There are 3 point ax, by, cz such that straight line joining any two of them are not equally inclined to the coordinate axes. मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब क्या है? कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर दो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है तो उसका स्लोप क्या होगा? उसका स्लोप या तो 1 होगा या तो -1 होगा. तो इनमें से कोई भी पेयर का मतलब इस और इस फर्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड फोर्थ पॉइंट, इनमें से किसी भी का भी स्लोप 1 नहीं है और -1 नहीं है. एक तो इन्होंने ये चीज दी हुई है. अब इस कंडीशन के थ्रू आपको इस ऑप्शन को देखना है. ये if this is 0 and a plus c is minus b, then अब हो जाएगा. क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, वो लाइन से स्लोप निकालेंगे. कौन कौन से 3 पॉइंट थे बताओ जरा. तो एक पॉइंट था a, x, और क्या था दूसरा? b, y, b, y, तीसरा c, z. ठीक है. अगर मैं फर्स्ट लाइन के स्लोप लूं तो क्या आएगा? y minus x upon b minus a. It is not equal to 1, neither equal to -1. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि y minus x is not equal to b minus a, या y minus x is not equal to a minus b. And similar condition is for यहाँ पर z minus y is not equal to c minus b or b minus c, and z minus x is not equal to c minus a और a minus c. तो ये चीज़ पहले से आपको मान के चलनी पड़ेगी. अब जरा देखो कि इसको सॉल्व करते समय आप कैसे अप्रोच करेंगे. तो ये तो क्लियर है कि ऐड कर दो, r1 प्लस r2 प्लस r3 लगाओगे. क्या आएगा ऐसा r1 प्लस r2 प्लस r3 लगाने के बाद में रिजल्ट?
एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स 1 1 1 y plus b z plus c x plus a and z plus c x plus a y plus b। यहाँ इसके बाद क्या करेंगे समझ में आ रहा है? 2 जीरो बनाएंगे, C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1 कर देना, C3 बाय C3 माइनस C1 कर देना, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ जीरो z माइनस वाई प्लस सी माइनस बी, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ऐसे तीसरे वाले को भी लो, तीसरे रो को भी इसी तरह से तीसरा ऑपरेशन करके भी बताओ क्या आएगा। 1 माइनस 1 0 एक्स माइनस वाई ए माइनस बी वाई माइनस जेड बी माइनस सी, और फिर जब इसको एक्सपांड करोगे ना तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ये आएगा। अब इन्होंने बोला कि ए प्लस सी माइनस बी, मतलब इसका मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो गया। तो यहां से एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट इंटू दिस इक्वल टू जीरो। तो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है, इसके बाद कर जाएंगे, इसके बाद बेटा कर जाओगे या पूरा आगे कंप्लीट करूं मैं? ये हटाओ, सिचुएशन कुछ ऐसे आ रही है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट टाइम्स यहाँ पर क्या है जेड प्लस वाई प्लस बी माइनस सी इंटू वाई माइनस जेड प्लस बी माइनस सी, मतलब ये दिस इंटू दिस करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे, तो ये आया तुम्हारा वाई, ये जेड माइनस वाई था, जेड प्लस वाई नहीं था, जेड माइनस वाई था, और ये आएगा वाई माइनस जेड प्लस बी माइनस सी। मतलब क्या हुआ समझ में आ रहा होगा शायद आपको। कौन सा? A22, एक मिनट देखें तो A22, जेड माइनस वाई प्लस सी माइनस बी, अच्छा अच्छा, प्लस सी माइनस बी। बाकी सारा सही है ना? एक्स माइनस जेड प्लस ए माइनस सी, वाई माइनस जेड प्लस बी माइनस सी, बाकी सब ठीक है। मतलब अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा, वाई माइनस जेड प्लस बी माइनस सी, ये आ जाएगा ना। मतलब ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख दें, नेगेटिव ऑफ वाई माइनस जेड प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, एंड माइनस यहाँ पर आएगा एक्स माइनस वाई प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस जेड
प्लस ए माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर एक बात क्लियर दिख रही है कि y माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी 0 नहीं है। तो मतलब ये एज सच ये टर्म 0 नहीं है, ये टर्म भी 0 नहीं है और ये टर्म भी 0 नहीं है। तो आप माइनस कॉमन लेकर के इसको स्क्वायर करके करना। तो बेसिकली क्या क्या दिया हुआ इन्होंने कि देन x एंड माइनस वाई बाई टू एंड जेड आर इन, ये पूछ रहे हैं। तो एक तो क्लियर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड जो आ रहा है ये 0 आ रहा है ना। माइनस वाई इज एक्स प्लस जेड, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि माइनस वाई बाई टू इज एक्स प्लस जेड बाई टू। तो माइनस वाई बाई टू इज अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स प्लस जेड बाई टू। तो इसका मतलब है कि x कॉमा माइनस वाई बाई टू कॉमा जेड आर इन ए पी। तो x माइनस वाई बाई टू जेड आर इन ए पी, तो ये बात तो सही है। ठीक है, अब सिर्फ ये है कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेना, देख लेना कि वहाँ से कोई रिजल्ट जीपी एचपी का आता है कि नहीं आता है। क्योंकि अगर अगर ये होता कि वो तीनों जो क्वांटिटी न दी हुई होती तब ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, उस केस में तो ये 0 हो गया तो ये कुछ भी हो सकता था, इसका 0 होना कंपलसरी नहीं था। बट वर्चुअली वो इसको बोल रहे कि ये चीज़ 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो यही 0 होगा, ये 0 होगा, तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा कंप्लीट है। फिर भी तुम उसको थोड़ा इसको एक्सपांड करके एक बार चेक जरूर कर लेना कि क्या कुछ और आउटकम आता है कि नहीं वहां से। और कौन सा क्वेश्चन था? 37। 37 देखो भाई, 37 में क्या दिक्कत थी, सामने ही है 37। MC1 MC2 M+3 1 M+3C2 M+6 1 M+6 2, तो इसमें क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आया बेटा। क्या इसको सिंप्लीफाई किया था कि बस ऐसे छोड़ दिया? ये ऐसा है रिजल्ट 1 1 1, हाँ जी। ये M+3 M+6, ये M इंटू M-1 M+3 इंटू M+2 और ये M+6 इंटू M+5 बाई टू तीनों में आएगा नीचे, तो बाई टू को 1/2 यहाँ कर देंगे। दिस इज इक्वल टू, अब वही जैसा बोला कि 2 0 बनाओ, 1 M एंड M इंटू M-1 0 3, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा, ये M² प्लस 5M+6 है,
और ये m स्क्वायर माइनस m है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4m प्लस 6, और दिस इनटू दैट करेंगे तो क्या आएगा c, मतलब यहाँ हमने बोला c2 रिप्लेस बाय c2 माइनस c1 एंड c3 रिप्लेस बाय c3 माइनस c1 कर दो, तो यहाँ भी 0 आएगा एक, यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर दिस माइनस दिस करोगे तो m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 30 में से m स्क्वायर गया तो 12m प्लस 30 आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, सॉरी यहाँ पर आ गया दिस 6m प्लस 6 था बेटा, तो इसकी वैल्यू क्लियर कट आ रही है, देखो एक्सपांड करो तो क्या आएगा 1/2 टाइम्स 36m प्लस 90, 36m प्लस 90 तो 90 माइनस 36m कैंसिल हो गया माइनस 36, तो ये आ गया तुम्हारा बेसिकली 45 माइनस 18, 27 हो गया तुम्हारा 3 क्यूब, और इन्होंने बोला कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा 3 की पावर बीटा 5 की पावर गामा, एंड ये 3 क्यूब है तो बीटा की वैल्यू 3 आ गई, अल्फा 0 आ गया और गामा भी 0 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आया 3। ठीक है जी, जल्दी बोलो फटाफट, सही है कि नहीं? 37 के बाद तुमने बोला 38, देखो बी पूछा गया, बी यस, किसी भी पॉलिनोमियल में जो x का कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इन पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू f डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल। मैक्लॉरिन सीरीज जो बताई थी वो याद है तो अपने आप fx, एनी fx कैन बी रिटन एज f ऑफ 0 प्लस f डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम्हें x का कोएफिशिएंट चाहिए तो उसका डेरिवेटिव एट 0, x का कोएफिशिएंट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 0 होता है, तो इसको f डैश 0 निकालना, तो यहां से f डैश x निकाल लो, f डैश x निकाल के x को 0 पुट कर दो, f डैश x निकाल लोगे, अब कर जाओगे कि नहीं? किसका क्वेश्चन था ये, रीत? हाँ, f डैश x निकाल के x को 0 पुट करना है, कर जाओगे या नहीं कर जाओगे? डिफरेंशिएट करने का जो तरीका बताया था, 3 डिटर्मिनेंट, पहला डिटर्मिनेंट में आएगा e की पावर x, मैं रो बाई रो डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहाँ पर 2 cos 2x, यहाँ पर 2x सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, सेकेंड रो में ln ऑफ 1 प्लस एक्स cos x sin x एंड cos x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 1 sin x स्क्वायर, ये आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप x के जगह 0 पुट करते हो तो क्या होगा, ये देखो, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा,
मतलब इसमें अगर x को 0 पुट करते हो तो आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0 नहीं 1 0 0 सॉरी। मतलब ये डिटर्मिनेंट में बहुत सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे, देख रहे हो। अब जैसे इसमें पूरा कॉलम ही जीरो है ये वाला, तो जीरो हो गया। अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि केवल यही रो के एलिमेंट तो चेंज हो रहे हैं, बाकी सब तो वही हैं, बाकी सब तो सेम ही रहेंगे ऐसे। तो मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इस वाला जो पहला डेरिवेटिव का पहला टर्म बना उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 2 0। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहले वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। 1 2 0, फिर इधर तो वही 0 1 0 एंड 1 0 0। तो भाई ये तो जीरो ही रहा, तो पहला टर्म तो जीरो ही आ गया। इसी तरह से दूसरा टर्म, जब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करोगे पहला टर्म वैसे ही रहेगा, e की पावर x sin 2x एंड tan x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। सेकेंड को डेरिवेटिव से करोगे तो 1/1 प्लस x, कॉस का माइनस साइन x, इसका कॉस x, और ये वही रहेगा कॉस एक्स स्क्वायर ex माइनस 1 साइन एक्स स्क्वायर। अब इसमें जब जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा? ये वाले को भी इवेलुएट करते हैं, इस वाले को आएगा 1 0 0 एन एक्स को जीरो, तो ये आ गया 1 0 1, ये आ गया 1 0 0। तो दो आइडेंटिकल रो हैं, पहला तीसरा, तो ये भी जीरो हो गया, तो ये वाला भी जीरो होगा, ये वाला भी जीरो होगा, ऐसे तीसरा वाला भी निकाल लेना, बस खत्म। कर लेंगे ना? तीसरा वाला भी जीरो ही आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि पहला रो एज इट इज रहेगा, दूसरा एज इट इज। तीसरे को जब डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर, तो x की वजह से ये भी जीरो, तो जब जीरो ये कॉलम जीरो होगा तो तीसरा भी जीरो आएगा। तीसरे में ऐसे आएगा, यहाँ कॉलम वाला एलिमेंट में लिख रहा हूँ, tan ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ x, यहाँ आएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। जब x को जीरो पुट करोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो थर्ड कॉलम जीरो, इसलिए वैल्यू जीरो होगी इसकी। तो तीनों डिटर्मिनेंट जीरो, मतलब x का कोएफिशिएंट जीरो। इसका मतलब है कि इस एक्सपेंशन में x का कोएफिशिएंट नहीं होगा। अगर इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे देयर विल बी नो x टर्म ऑफ x। इसके बाद आपने बोला 38, हाँ 38 के बाद कौन सा बोला? मतलब 39 हो गया आपका, 39 हो गया भाई। अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। हाँ निकल गया। 39 क्वेश्चन सबका हो गया कि नहीं? अब बीच बीच में आप लोग ऐसे सरप्राइज दे रहे हो ना, मुझे लगता है कि बीच में आपने छोड़ दिया है। चलो ठीक है, ठीक है 39 के। इसके बाद आपने बोला 53 54, देखो भाई 53 देखो, क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आया। 1 1 1 दिया हुआ है बेटा, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट 1 हैं तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ABC आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर इसको इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो आप कुछ ऐसे सोच सकते हो कि tan ऑफ
a/2 को हम स्मॉल a ले लें, tan ऑफ b/2 को स्मॉल b ले लें, tan ऑफ c/2 को स्मॉल c ले लें, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट जो होगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा, 1 1 1 एंड 1/a 1/b 1/c, और ये आ जाएगा तुम्हारा b प्लस c, c प्लस a प्लस b। आएगा? अगर हम 2 0 बना दें, कैसे? सेकेंड और थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करके, तो हमें यहाँ मिलेगा 1 एंड 1/a एंड b प्लस c। यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पर 1/b माइनस 1/a, यहाँ पर a माइनस b, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1/c माइनस 1/a, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस c। एग्रीड आर नॉट? ओके, नाउ लुक एट हियर, सेकेंड कॉलम से a माइनस बी कॉमन दिख रहा है, थर्ड कॉलम से a माइनस सी कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? वो कॉमन निकालने के बाद क्या आ रहा है? ये 1 और 1/a और b प्लस सी ऐसे रहने दो, यहाँ 0, यहाँ पर आया एलसीएम 1/ab, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1/ac, और यहाँ पर 1। क्लियर है? अब इसको एक्सपांड कर लो, 1/a भी कॉमन आ जाएगा अगर लिखना चाहो तो, दिस माइनस दिस, तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो, लेट मी राइट द रिजल्ट, इट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस सी इंटू 1/a टाइम्स 1/b minus 1/c. So finally it is equal to a minus b into b minus c, b minus c into c minus a upon abc. तो ये आया हमारा डेल्टा, जिसको बोल रहे हैं ये 0 है। यहां तक बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि या तो a इक्वल टू बी है, या तो b इक्वल टू सी है, या तो c इक्वल टू a है। आइदर a इक्वल टू b और b इक्वल टू c और c इक्वल टू a। यस, तो tan a/2 इज इक्वल टू tan b/2, और tan b/2 इक्वल tan c/2, और tan c/2 इक्वल tan a/2। इसका मतलब है कि एंगल a इज एंगल b, क्योंकि दो एंगल का टेंजेंट इक्वल है तो एंगल इक्वल ही होंगे। तो ट्रायंगल मस्ट बी आइसोसेलेस। इक्विलेटरल भी हो सकता है, बट मस्ट बी बोला गया, मस्ट बी। तो ट्रायंगल मस्ट बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मे बी इक्विलेटरल एज वेल। इक्विलेटरल के लिए तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, बट इक्विलेटरल होना जरूरी नहीं है, मियरली आइसोसेलेस होना सफिशिएंट है। सिर्फ दो एंगल इक्वल हो गए तो सेटिस्फाई कर जाएगा। और बिकॉज ये ए बी सी में सिमेट्री थी, तो आप ये भी कर सकते थे कि ए और बी को इक्वल लेके चेक करके देख लेते, ए इक्वल टू बी लेकर के चेक कर लेते। तो अगर a इक्वल टू बी कर दो, देखो स्ट्रेट अवे ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचो, तो अगर एंगल a इक्वल टू एंगल b करो तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है।
है ना। अगर बी को सी कर दो तो सेकंड और थर्ड आइडेंटिकल है, सी को ए कर दो तो थर्ड और फर्स्ट आइडेंटिकल है। इवन यहां पर इसी स्टेज पर अगर देखते ये वाले स्टेप पर ए को बी करो तो दो कॉलम आइडेंटिकल, बी सी पर ये आइडेंटिकल, सी ए पर ये आइडेंटिकल, तो ए को बी, बी को सी, सी फैक्टर थ्योरम से भी बोल सकते थे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो टाइम बचा भी सकते थे हम। बट एनीवे हमने पूरा सॉल्व कर दिया, 53 हो गया। 53 के बाद आपने बोला 54 क्वेश्चन आपके जस्ट इसी कॉन्सिक्वेंस में है, देख लो। इसको मैं हटा दूं बेटा? A1, A2, A3, AN are the positive real number forming a GP. अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखो, अगर ये GP में है तो इनको हम AR स्क्वायर एंड सो ऑन ऐसा ले सकते हैं। तो AN क्या होगा? AN होगा AR की पावर n-1। तो log AN क्या होगा? नेचुरल log AN होगा log ऑफ A प्लस n-1 टाइम्स log ऑफ R। ऐसे log AN प्लस 1 क्या होगा? तो इसमें भी log ऑफ A प्लस n+2 लिखा मैंने। log A तो आएगा ही आएगा, प्लस R की पावर n+1 हो जाएगा ना, n+2 के केस में n+1, n में n-1, तो n+1 log R, और ऐसे log A n+4 क्या हो जाएगा? तो ये ln ऑफ A प्लस n+3 log R। ऐसे सारे लिख दो। अब समझ में आएगा, हो जाएगा। अब एक्चुअली ऐसे सोचो कि जब कोई सीरीज जीपी में होती है तो उसका log एपी में होता है। तो ये जो है किसी एपी का nth टर्म, n+2th टर्म, n+4th टर्म है, ये n+6th, n+8th, n+10th, n+12, n+14, n+16, मतलब हमेशा देखो दो दो टर्म के गैप पे आएंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो मान लो एक एपी फॉर्म होगी, उसी एपी का ये वाला अगर nth टर्म आया tn ऑफ एपी, तो ये आ जाएगा tn+2 ऑफ एपी, ये tn+4 ऑफ एपी, ये tn+6 ऑफ एपी, ये tn+8 ऑफ एपी, ये tn+10 ऑफ एपी, tn+12 एपी, ये tn+14 एपी, ये n+16 टर्म ऑफ एपी। अब ऑब्वियस सी बात है कि इन टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो अगर इसमें से ये सबट्रैक्ट करोगे, समझ रहे हो, आर जैसे आप बोलते हो कि R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 करते हो, तो n+6 टर्म और nth टर्म का डिफरेंस जो आएगा वही n+8 और n+2th का आएगा, क्योंकि यहां भी 6 है, यहां भी 6 का गैप है, यहां भी 6 का गैप है। तो ऐसे ही जब इसमें से इसको करोगे तो यहां भी 12 का गैप है, यहां पर भी 12 का गैप है, यहां भी 12 का गैप है। तो अगर 6 का गैप होता है, कितने टर्म इसमें मिसिंग है? n+1, n+2, तीन टर्म मिसिंग है। तीन टर्म मिसिंग होने का मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, फिर ये मतलब 4D हो गया ना। तो इसको जब करेंगे तो यहाँ ऐसा आएगा 4D, 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 और जब इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितने टर्म है इसमें? n से n+2 12, तो 1, 2, 3, 4, 11। तो जब तीन मिसिंग थे 1, 2, 3, तो 4D हुआ, तो 11 12D, 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 तो ऑब्वियसली बेटा इसी का ट्रिपल है, गॉट इट। तो ये 0 आ जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया जी। तो किसी भी डिटर्मिनेंट की रोज अगर एपी में है, ठीक है,
या कॉलम से AP में है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, याद रखो हमेशा। फिफ्टी फोर्थ के बाद आपका डाउट था 69, देखो जी, ओके, ये क्वेश्चन तो क्लास में ही कभी बात हुई थी जैसा मुझे लग रहा है। 69 एंड देन 74 देन 75, 65 69, 65 पहले देख लो। 69 तो प्रोजेक्शन फार्मूला वाला क्वेश्चन है, मैंने बताया था क्लास में करने के लिए दिया था। 65, look at 65, right? 65th क्वेश्चन में क्या है, अगर ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 65 में बी क्या है, तो बी तुम्हारा है आई प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए 4। ये एक जीपी है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ये। और इसको अगर मैं आई माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, जरा बताओ मुझे। तो ये क्योंकि आई और ए क्या होते हैं, कम्यूट करते हैं, तो इसलिए आई प्लस यहां पर प्रोडक्ट कम्यूट करेगा तो और आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सी, एक्स एन माइनस वाई एन, 1 माइनस एक्स इंटू ये वाली, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4, क्या हो जाएगा ये जीपी वाली प्रॉपर्टी से, इट इज 1 माइनस एक्स के पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा। सिर्फ ये वाला, ये तो इसको 1 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस एक्स की पावर 5, तो यहाँ 1 की जगह आई, तो आपका ये आ जाएगा कुछ ऐसा, आई माइनस ए की पावर 5। बट इन्होंने ए की पावर 5 को क्या दिया हुआ, नल, तो अल्टीमेटली इट विल बी रिटन एज आई। तो आई माइनस ए और बी का प्रोडक्ट आई है, तो इसका मतलब बी क्या है, बी है आई माइनस ए का इनवर्स है। एक तो ये समझ में आ रहा है, दूसरी बात ये भी समझ में आ रही है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आई है तो डिटर्मिनेंट आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट बी जो है वो डिटर्मिनेंट आई हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो इनमें से कोई भी सिंगुलर नहीं हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट देन बी इज, तो डिटर्मिनेंट बी कैन नॉट बी 0, देयरफॉर बी इज नॉन सिंगुलर, देन बी इज नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर तो पक्का सही। ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आई माइनस ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आई माइनस ए अगर सिमेट्रिक होगा, क्योंकि आई सिमेट्रिक है ए सिमेट्रिक है, तो आई माइनस ए इज सिमेट्रिक एंड देयरफॉर आई माइनस ए का इनवर्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। प्रूव कर सकते हो इसको, क्यों, अगर ए ट्रांसपोज ए है तो, और मान लो बी तुम्हारा ए इनवर्स है, तो बी ट्रांसपोज होगा तुम्हारा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और यही हो जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये प्रॉपर्टी किया हुआ है आपने, दैट इज ए इनवर्स, तो इट इज बी ट्रांसपोज इज बी एंड देयरफॉर अगर ए सिमेट्रिक है तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक है। तो आई माइनस ए सिमेट्रिक है क्योंकि आई सिमेट्रिक होता है और ए दिया हुआ सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है आई सिमेट्रिक है, तो आई माइनस ए सिमेट्रिक माइनस सिमेट्रिक है सिमेट्रिक, और इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक है सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी आएगा, बी जो है सिमेट्रिक भी आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं आएगा, तो बेसिकली आ गया तुम्हारा ऑप्शन 2 सही होगा, ए एंड
सी। क्लियर है साहब? क्लियर है? अब अगर ये वाली बात आपको यहाँ पर जो मैंने ऐसा लिख दिया, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कुछ नहीं, इसको ओपन कर दो बेटा। ओपन करो तो आई से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, आई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए4, और माइनस ए से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस ए4 माइनस ए5। तो आप खुद ही देखो तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आई माइनस ए5। तो चाहे जैसे करो, आपकी मर्जी है। तो ये था तुम्हारा 65th क्वेश्चन हो गया। 65th के बाद 69th देख लो जल्दी से। 65th में किसी को कोई शक? हाँ भाई, ऐसा क्वेश्चन मैनेज हो जाएगा कि नहीं? सर आई माइनस ए से क्यों मल्टीप्लाई किया? हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओनली बिकॉज आई हैड दिस इन बैक ऑफ माई माइंड कि भाई आई और ए अगर कम्यूटेटिव हैं तो आइडेंटिटीज वर्क करेंगी, तो इसका हम फैक्टर कर रहे हैं। हमें हमारे दिमाग में वो ये वाली थी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, मैंने लिख के दिखाया तो भी आपने कैच नहीं किया। इट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये जीपी है, ये आइडेंटिटी जीपी है ना, ये जीपी का समेशन वाला फार्मूला लगा दिया। अब यहां से मुझे दिख रहा है कि इसको जब 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और ये वाला जीरो हो जाएगा अगर मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा। और मैंने बताया है आपको कि जब दो मैट्रिसेस कम्यूट करते हैं तो वो स्केलर जैसा बिहेव करते हैं, मतलब स्केलर वाली सारी आइडेंटिटी उसमें एप्लीकेबल होती है। तो x और i कम्यूट कर रहे हैं, मतलब a और i कम्यूट कर रहे हैं, इसलिए ये आइडेंटिटी हमने यूज करी। डू यू गेट इट? यस। ठीक। अब इसके बाद में आ जाओ बेटा, मतलब सारे पॉइंट जो मैंने हर चीज को एक्सप्लेन किया, मतलब कि i माइनस ए क्यू सिमेट्रिक है, फिर i माइनस ए का इनवर्स क्यू सिमेट्रिक है, हर चीज मैंने करके दिखाया, इसलिए कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर है तो आप बोल सकते हो। 65th के बाद 69th देखो। 69th क्वेश्चन में डाउट था किसी का? किसका था 69 डाउट? रीत तुम्हारा था या दिशांत ने पूछा था? 69th क्वेश्चन, ABC are angles of triangle, then इसको ध्यान से देखो। अगर मैं सेकेंड कॉलम में b मल्टीप्लाई करता हूं, थर्ड कॉलम में b cos c, थर्ड कॉलम में c मल्टीप्लाई करता हूं, क्या आएगा? इन दोनों का सम b cos c प्लस c cos b, तो b cos c प्लस c cos b इज इक्वल टू a, एंड a यहाँ लाया जा सकता है। कैसे? a का नेगेटिव यहाँ है, यहाँ a मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने ऐसा लिखा, R1 is not R1, C1 is replaced by A times C1 plus B times C2 plus C times C3। अब बिकॉज मैं C1 को A C1 से रिप्लेस कर रहा हूँ, कांस्टेंट मल्टीपल दूसरे कॉलम का ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बिकॉज मैं C1 को A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो A से डिवाइड भी कर देंगे सो दैट उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो
आएगा ये डेल्टा जो हमारा आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1/a टाइम्स, यहाँ ये क्या आएगा, ये पहला एलिमेंट क्या आएगा, -a प्लस b cos c प्लस c cos b। आगे के दो एलिमेंट हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ आएगा a cos c प्लस -b प्लस c cos a। a cos c और c cos a का सम b होगा, b माइनस b 0, b cos c cos b का सम a होगा, a और माइनस a 0, और ऐसे यहाँ तीसरा वाला क्या आ जाएगा, a cos b प्लस b cos a माइनस c। तो ये एलिमेंट भी 0 है, ये पूरा भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, दो बाकी एलिमेंट ऐसे थे, ऐसा आ जाएगा 1/a टाइम्स 0 0 0। यहाँ पर जो भी है रहने दो, cos c -1 cos a एंड cos b cos a -1, तो वैल्यू 0। तो इसमें बेसिकली हमने प्रोजेक्शन फार्मूला यूज किया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में प्रोजेक्शन रूल, साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला एंड प्रोजेक्शन फार्मूला, ये तीनों फार्मूला डेराइव कराया था मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराते समय, और पिछले क्लास में जब मैंने एक क्वेश्चन दिया था क्लास में उस समय भी कराया था। क्लियर है या एक्सप्लेन करूं? ये अगर स्मॉल c है, ये स्मॉल b है, और ये पूरा लेंथ स्मॉल a है, c ये एंगल b है, तो ये c cos b है, और ये b है और ये एंगल c है, तो ये b cos c है। तो BD इज स्मॉल a दैट इज BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, और BD जो है वो c cos b है, और DC जो है वो B cos c है, B cos c। तो B cos c प्लस C cos b इज A, ये प्रूव हो गया, ये वाला पहला वाला, ऐसे सारे प्रूफ कर सकते हैं। तो 69th भी हो गया सब। फिर आपने बोला था 74 एंड 75, चलो अब इसको आप कर लेना यार, 74 75 भी थोड़ा थोड़ा मैं हिंट दे दे रहा हूँ। अब बहुत हो गया, अब इस वाली शीट में जो जो क्वेश्चन अब नहीं है उनको मैं अलग से सॉल्व करके शेयर कर दूंगा। आप इसका मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का डिस्कशन अब क्लोज करते हैं। 71 था ना, नहीं 74 था, ये 74 है बेटा। ये क्वेश्चन भी किया हुआ है क्लास में, x का कोएफिशिएंट है, क्लास में किया हुआ है सेम क्वेश्चन। 74 वाज डन इन क्लास। 75 अच्छा है, हालांकि इसमें भी अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। ऐसे है 1 प्लस 1, हाँ 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 प्लस S1 हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस S2 हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट में ब्रेक कर देना 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये बस ट्राई टू ब्रेक इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट और आ जाएगा। यस सर। ठीक है, और फिर भी अगर नहीं आता है तो पूछ लेना हमसे। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसमें ना आप प्रोडक्ट में ब्रेक कर दोगे तो आसानी से आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ से देखो तो सम ऑफ रूट यहाँ से निकाल लोगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, -b/a, इजंट इट। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, ऐसे, और अल्फा बीटा इज c/a। फिर यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो आ जाएगा b² / a² -2c/a। तो इसको लिखेंगे तो b² - 2ac/a²।
तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, तो वो वैल्यूज डाल करके सिंप्लीफाई करके भी हो जाएगा। तो आप कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप ट्राई कर लेना इसको। जैसे कोई ऐसे लिखे 1 1 1 1 अल्फा बीटा फर्स्ट कॉलम भी 1, फर्स्ट कॉलम में 1 ही रख, 1 अल्फा बीटा रखना पड़ेगा। 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसी से 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्या आएगा 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम तो 1, हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, दूसरे वाले को ऐसे लिखेंगे। तो दिस इंटू दिस 3, दिस इंटू दिस दिस, दिस इंटू दिस दिस, दिस इंटू दिस दिस, दिस इंटू दिस ये, दिस इंटू दिस ये। अब इसको और इसको सिंप्लीफाई करना आसान है, इसको इवेल्युएट करना, इसको दोनों को अलग अलग इवेल्युएट करना आसान है। तो 74 भी कर जाना, ऐसे 75th वाला क्वेश्चन जो है, सॉरी 74 हो ही गया, 75 भी हो गया। तो और कोई डाउट तो तुम्हारा था नहीं, लेवल 3 कंप्लीट हो गया, उसका सेकंड और सेक्शन बी में और अदर जो क्वेश्चन है वो मैं अलग से शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आप मेरी तरफ से इस चैप्टर पे ओके हो, इक्का दुक्का क्वेश्चन जो है वो आप डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट डाउट सेशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मैंने वो लेक्चर शेयर कर दिया था कि नहीं तुम लोगों को, डाउट सेशन वाला? तो एक बार उसको देख लेना। तो कल का जब भी सेशन होगा, तो कल के सेशन में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में अगर उसके अलावा भी कोई डाउट है तो वो मेरे को पहले से बता देना, क्योंकि कल हम लोग 4th और 5th एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी के डिस्कस करेंगे डाउट सेशन में, और इसके कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो वो भी डिस्कस हो जाएंगे। तो रख रहा हूँ बेटा, मैं इस क्लास को क्लोज कर रहा हूँ फिर यहीं पर। ओके बेटा, गुड इवनिंग, टेक केयर।